नमस्कार दोस्तों। आज हम न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करेंगे 17 जून के। और 3 आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट है जो मेंस स्पेसिफिक हम डिस्कशन करते हैं उसमें आज के पेपर में अगर 17 जून की बात करें तो 3 आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला आर्टिकल तो मैटरनिटी बेनिफिट के रिगार्डिंग ये पेपर आप इस आर्टिकल को पेपर जो सेकंड है जिसको जीएस2 बोलते हैं, आप इस आर्टिकल को जीएस2 के साथ एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट का आर्टिकल है इसका एक्चुअली बैकग्राउंड ये है ना कि मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली अभी मैटरनिटी लीव को ना डिनाई कर दिया था। गवर्नमेंट स्कूल टीचर है और जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है उसका थर्ड चाइल्ड जो था, तो थर्ड चाइल्ड के रिगार्डिंग जो है मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि थर्ड चाइल्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। किसके लिए? मैटरनिटी लीव के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ना अभी मद्रास हाई कोर्ट के इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, ठीक है ना, एक तरीके से, ठीक है ना? सो सुप्रीम कोर्ट अभी ने क्या किया है, रिसेंटली ओवरटर्न द मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग, ठीक है ना? और मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग क्या थी? उन्होंने मैटरनिटी लीव को डिनाई किया था। किसके लिए? जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है उनके थर्ड चाइल्ड के लिए, राइट? तो अब सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है ना, जब कोई भी लेडी जो है वो अगर माँ बनने वाली होती है तो उसे मैटरनिटी लीव दिया जाता है ताकि चाइल्ड जो हम मैटर एक तो एमएमआर को भी आईएमआर को भी चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये माना जाता है कि ठीक है, आप जो है वो लीव जो है वो आप दो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया अभी रिसेंटली, इसको बोला है कि ये आर्टिकल 21 से जो है ना डायरेक्ट एसोसिएट करता है। मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सिंपल कहना है कि ये जो मैटरनिटी लीव है ना, इट इज पार्ट ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है ना? और ये जो है ना डिजर्व करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसने इसको बोला है कि ये जो मैटरनिटी लीव है ये पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिग्री जो जजमेंट दिया है वो इसे डायरेक्टली एसोसिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ, आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट जो राइट्स हैं उनके साथ, ठीक है ना? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं कि ये मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात जो है ना, अगर हम बात करें मैटरनिटी बेनिफिट्स की, ठीक है ना, तो मैटरनिटी बेनिफिट्स की जो बात आती है ना सबसे पहले, तो ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप देखो तो 1880s में, ठीक है ना, 1880s की अगर आप बात देखो तो यूरोप के अंदर ना पॉपुलेशन जो है पर्टिकुलरली डिक्लाइन कर रहा था, ठीक है ना? तो वहां पे जो है ना अब वुमेन को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व भी करना था क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी ये टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है ना? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का था तो वुमेन को, हमें ये पता है, अब अगर आप सोसाइटी में अगर रोल ऑफ वुमेन अगर पढ़ते हो तो वहाँ जानते हो कि अगर विमेन अगर पार्टिसिपेट कर रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप में चल रहा था, तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो बर्डन कम होता है, दूसरा उनको कंपैरेटिवली कम वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज होती है। तो जो जो अगर आप एम्प्लॉयर देखो तो उनकी चॉइस यही होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा विमेन को इंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? खास करके जो अगर देखो तो लोअर डिवीजन जो वर्क है, जो लोअर स्ट्रेटा के जो वर्क है उसके लिए, ठीक है? तो एक वहां पे इनका एक तो ये टारगेट था कि किसी तरीके से वुमेन को हम जो है इंक्लूड करें, ठीक है ना, वर्कफोर्स में। और दूसरा, जब मैंने बोला कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा था और खास करके दो वहां के यूरोप के दो जो पावरफुल कंट्री हैं, जर्मनी और फ्रांस में उन दिनों, तो ये था कि भाई जो डी पॉपुलेशन है उसको काउंटर करना है और मैटरनल इन्फेंट हेल्थ को जो है इंश्योर करना है कि वो सही कंडीशन में रहे, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वुमेन को इंटीग्रेट किया जा सके फॉर्मल वर्क स्ट्रक्चर में। तो ये जो है ना इसके बैकग्राउंड में जो है सारी चीजें जो है वो आगे आई। तो अब यहाँ के बाद जब ये मैटरनिटी बेनिफिट की जब यहाँ पे बात की गई तो एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आईएलओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस आईएलओ ने क्या किया, 1919 में एक एक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया जिसको बोलते हैं एमपीसी, मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ठीक है ना? और इस कन्वेंशन ने क्या क्या बातें की, इसने बोला कि 12 वीक की, 12 वीक्स ऑफ पेड ऑफ पेड मैटरनिटी लीव, ठीक है ना? कितने वीक्स की? 12 वीक्स की, कि 12 वीक की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। अगर कोई लेडी है, कोई वुमेन, अगर कोई भी वुमेन अगर माँ बनने वाली है तो उसे 12 वीक की पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी, ठीक है ना? तो 12 वीक की छुट्टियां हो गई, ठीक है ना? ऑलमोस्ट 12 वीक का मतलब हो गया 3 मंथ। और 3 मंथ जो है जो लीव भी मिलेगी वो पेड होगी। तो ये पहली कंडीशन इसने जो मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन जो आईएलओ ने अडॉप्ट किया उसका पहला जो प्रोविजन था वो ये था। दूसरी बात थी फ्री मेडिकल केयर की, फ्री मेडिकल केयर की बात की गई, ठीक है ना? फ्री मेडिकल केयर, ठीक है ना? और दोनों बिफोर एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, ठीक है ना, दोनों टाइम पे। उसके बाद
अगर आप लीव के बाद जाते हो तो जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया, ये नहीं कि आप चले गए तो आपकी जॉब जो है वो चली जाएगी, आप जब वापस आओगे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और नर्सिंग ब्रेक्स भी दिए जाएंगे, नर्सिंग ब्रेक्स क्योंकि उस समय जो है वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन के कॉन्सेप्ट आ चुके थे, तो वैक्सीन लगाना है, बच्चों को देखभाल करनी है, कोई कुछ भी अगर है तो उसके लिए नर्सिंग ब्रेक्स प्रॉपर चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तो नर्सिंग ब्रेक्स की ये 4 पॉइंट्स को जो है ना फोकस किया गया, ये 4 प्रोविजन किए गए किसमें, मैटरनिटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन में, किसके, आईएलओ के, ठीक है ना। अब दुनिया ने क्या किया, अगर आप ग्लोबल एडॉप्शन की बात करो तो ज्यादातर कंट्री ने इस कन्वेंशन को जो है अडॉप्ट किया पूरी तरह, ठीक है ना, ताकि विमेन, और इसमें जो कॉन्सेप्ट था ना कि ज्यादा से ज्यादा जो है लेबर राइट्स भी इंश्योर किए जाए और रिप्रोडक्टिव जो जस्टिस है ना उसको जो है इंश्योर किया जाए, ठीक है। तो अब इंडिया का स्टैंड क्या, तो इंडिया के अंदर अगर आप इंडिया के स्टैंड की बात करो तो इंडिया का प्री इंडिपेंडेंस ही ना इंडिया काफी एक्टिव था, ठीक है ना। अर्ली जो जो लेजिस्लेटिव एफर्ट्स हैं इंडिया के, उसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो है ना मैटरनिटी सबसे पहला जो एक्ट आया था जिसका नाम था मैटरनिटी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है ना। और ये कौन सी साल में आया था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1929, 1929, ठीक है ना। किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, 3 लोगों ने, बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना, बाबा साहब ने किया था, बाबा साहब के साथ साथ कौन कौन थे, एक तो एम के दीक्षित थे और एन एम जोशी थे, एम के एंड दीक्षित एंड एन एम जोशी। तो ये 3 लोगों ने इस बिल को, अब जाहिर सी बात है ये प्री इंडिपेंडेंस है क्योंकि अब तक हम आजाद तो हुए नहीं है, अभी इंडिपेंडेंस अपना हुआ नहीं है, तो इस बिल को जो है ये कहाँ पे जो है इन्होंने जो इस बिल को टेबल किया, तो सबसे पहले ये बिल आया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। और ये जो मूव था ना ये किस लिए था, ताकि जो उस समय जो बॉम्बे के अंदर अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल जो मिल्स थे वो काफी एक्टिव हो चुके थे, तो जो हेल्थ नीड था ना फीमेल टेक्सटाइल वर्कर का बॉम्बे में, उसको ध्यान में रख के कंसिडर किया करके और तब ये एक्ट लाया गया था बॉम्बे के अंदर, ठीक है ना। पर इसके आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिले, जो इंडस्ट्री की तरफ से रेजिस्टेंस आया, मिल ओनर ने इस बिल को अपोज किया, ठीक है ना, और बोलना, और जो रीजन दिया उन्होंने बोला इकोनॉमिक बर्डन है अननेसेसरी हमारे ऊपर, ठीक है ना। और इसके कारण क्या हुआ, विमेन को अगर उनको इंडक्ट करना था तो हायर करने में उन्होंने एक तरीके की रिलक्टेंस दिखाई। हालांकि अगर आप देखो तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे कोई जो है इस एक्ट को इस तरीके से जो विमेन जो मैटरनिटी जो लॉज हैं उन्होंने उन सबको अडॉप्ट किया, जैसे मद्रास ने 1934 में, ठीक है ना, 1934 में उत्तर प्रदेश ने, इसने भी उत्तर प्रदेश में 38 ने, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय असम, ठीक है ना सब, तो इन सब ने सारे स्टेट ने, असम ने 1944 में, ठीक है ना, और वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो 1939 में वेस्ट बंगाल ने, 1938 यूपी और मद्रास 1934, तो प्री इंडिपेंडेंस में जो है इंडिया के लेजिस्लेटिव अगर एफर्ट्स की बात करो तो इतने स्टेट्स ने जो है वो एक तरीके से मैटरनिटी लॉ को अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में जो है जगह दी, ठीक है ना। अब सिर्फ इसकी बात भी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जो लेबर लॉ है ना, जो लेबर राइट्स हैं उसको भी कोडिफाई करने की तरफ काम किया था 40s में, ठीक है ना, 40s 50s में, और उसमें भी लेबर लॉ के साथ साथ उन्होंने एक बहुत जोर देके मैटरनिटी प्रोटेक्शन की ऊपर भी उन्होंने बात की थी कि वर्क प्लेस में, और उन्होंने ये भी बात की थी कि वुमेन के राइट्स क्या होंगे वर्क प्लेस में, ठीक है ना। तो ये बात लेबर राइट्स के ऊपर, और लेबर राइट्स में पर्टिकुलरली जो फोकस था उनका वुमेन के ऊपर था कि वर्क प्लेस में वुमेन के क्या क्या अधिकार होंगे, तो ये बाबा साहब ने 40s और 50s के टाइम पे ही इसके ऊपर काफी इंफेसिस किया था, ठीक है ना। अब ये तो हो गया कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का रिस्पॉन्स, लेकिन आजादी के बाद फिर इंडिया का अगर आप देखो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि किसी चीज पे अगर हम डिटेल में जा रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस लीगल फ्रेमवर्क इंडिया का कैसा रहा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वही एक्ट जो आया था उसी एक्ट को दोबारा, अब हमने, वो तो ब्रिटिश टाइम का एक्ट था, तो हमने एक एक्ट बनाया वापस, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इस एक्ट का जो फॉर्मुलेशन था 1961 में हुआ, ठीक है ना, जो इंडो चाइना वॉर है, सीनो चाइनीज वॉर, ठीक है ना, तो जस्ट इससे 1 साल पहले, ठीक है ना। और इसने विमेन के जो एम्प्लॉयमेंट को है ना रेगुलेट किया अलग अलग सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, प्राइवेट फर्म्स हो, फैक्ट्रीज हो, माइंस हो, प्लांटेशन हो, कहीं भी, ठीक है ना। तो और दोनों बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, कहा जिसमें भी 10 से ज्यादा, अगर 10+ अगर वुमेन एम्प्लॉय है तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, किसी भी दुकान में, एस्टेब्लिशमेंट में, माइंस में, प्लांटेशंस में, प्राइवेट फर्म्स हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, जहां भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है वहां पे ये बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है इस एक्ट ने वहां पे सारी जो भी इसके जो प्रोविजंस हैं उसको इनेबल किया। तो क्या प्रोविजंस है इसके, इसके सबसे ना 2-3 जो है ना इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। इसने जो है ना उसको तो कंटिन्यू रखा, 12 वीक्स ऑफ 12 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव, ठीक है ना, पेड मैटरनिटी
लीव, 12 वीक्स की जो है पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी, ठीक है ना? इसमें, और इसमें क्या किया गया, इसमें बोला गया कि एक तो प्रेगनेंसी के दौरान ना उनको कोई ऐसा जो है आर्डुअस वर्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? मतलब कोई हेक्टिक काम आपको नहीं दिया जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कही गई कि आपको जब मैटरनिटी लीव है ना, तब आपका डिसमिसल नहीं होगा, आपको निकाला नहीं जा सकता, ठीक है ना? तो उस टाइम पे जब आप मैटरनिटी लीव पे हो, तो आपको ना प्रोटेक्शन जो है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, इसको भी इंश्योर किया गया, ठीक है ना? अब जब एक बार ये हो गया पहले मैटरनिटी लीव, फिर पोस्ट चाइल्ड बर्थ के लिए एक प्रोविजन दिया गया कि आपको प्रॉपर जो है नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगे, प्रॉपर नर्सिंग ब्रेक्स, ठीक है ना? पोस्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये हमारे इनिशियल प्रोविजंस थे, ठीक है ना? लेकिन फिर अगर आप यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं, तो 2017 में, ठीक है ना, एक अमेंडमेंट आता है, ठीक है ना? 2017 में वापस इस एक्ट में एक अमेंडमेंट आता है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो अपने पहले टेन्योर में 2017 में यही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, 2017 लेके आती है, और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करती है, तो ये जो 12 वीक्स था ना, इसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 26 वीक्स, ठीक है ना, 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव, ठीक है ना? दूसरा प्रोविजन जो इसमें चेंज किया गया है कि अगर 50+ एम्प्लॉयज हैं, तो क्रिश जो, या क्रिश बोलते हैं, CRECHE, क्रिच फैसिलिटी, ये इंश्योर करना है, ठीक है ना? जहाँ पे बच्चे को अगर जो अगर उनके जो जो मदर है, वो अपने बच्चे को ले जाए, वहां उनकी देखभाल करे, ठीक है ना? अगर ब्रेस्ट फीडिंग करना है, वो भी वहां पे की जा सकती है, तो क्रिच की फैसिलिटी इंश्योर करनी है 50। पर देखो, हम आगे भी देखेंगे इश्यूज में, ये सब ऑन पेपर ही है, बस ऐसा बहुत कम जगह ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में तो अभी भी प्रॉब्लम है, और इंडिया के साथ आप कभी भी आंसर राइटिंग करोगे, तो एक प्रॉब्लम तो इसके साथ रहती है कि हमारे किसी भी चीज में एक्ट तो हमारे पास है, पर हम उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आप पूरे दिन में राइट टू विजिट, आप विजिट कर सकते हो यही क्रिच को, ठीक है ना? और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है ना, जब ज्वाइन करोगे, तो एम्प्लॉयर के साथ आपका मैंडेटरी कम्युनिकेशन जो है मैटरनिटी बेनिफिट का, जब आप ज्वाइन करोगे तभी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, कि ये आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा, इंडिया ने क्या किया, ये सारे जो रिफॉर्म्स किए गए, ये क्यों किए गए? क्योंकि 2000 में ना ILO ने, जो इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने मैटरनिटी बेनिफिट कन्वेंशन को वापस, ठीक है ना, उसने भी एक तरीके से जो है अलाइन करने की हमने कोशिश की, जो ILO के अपडेटेड जो रेजोल्यूशंस थे उसके साथ, ठीक है ना, मैटरनिटी बेनिफिट कन्वेंशन 2000 के साथ हमने ये ग्लोबल अलाइनमेंट की बात की, ठीक है? अब अगर आप देखो, तो मैं आपको कुछ एक दो ना जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है ना, उसकी बात थोड़ी डिस्कस करता हूँ। अब देखो, ग्लोबल प्रैक्टिसेस की अगर बात करें, तो यहाँ देखना, कुछ कंट्री में तो ये है ना, जैसे जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज है, ठीक है ना, जैसे पेड पेरेंटल लीव है या फैमिली लीव है, जिसमें दोनों जो पेरेंट्स है ना, उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना, जिसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है कि इंक्लूसिव जेंडर इंक्लूसिव केयर गिविंग, ठीक है ना, एक वर्ड यूज किया जाता है। स्वीडन ने 1974 में ही ये बोला कि अगर अगर आपको देखना है ना कि एक बच्चे को नर्चर करना है, उसकी नरिशमेंट करनी है, तो सिर्फ ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? तो उसने ये मान लिया, उसने चैलेंज किया जो ट्रेडिशनल एजम्पशन है, दैट केयर गिविंग इज सोलली अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना? तो वहां पे जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव भी आया। नदर्न और ईस्टर्न यूरोप में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, पर्टिकुलरली नॉर्वे, फिनलैंड, ये जितने जो आइसलैंड, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वो हो गया, साथ में यूक्रेन तक भी, उनके पास भी 1 साल या से ज्यादा, 1 साल या 1 साल से ज्यादा इन, तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो वर्क लाइफ बैलेंस है और रिस्पॉन्सिबल शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बीच में एक पैरेलल जो है ना, एक एक बैलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की, ठीक है ना? अब आप देखो, जो पेड लीव का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरी दुनिया के सिर्फ 8 कंट्री ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 कंट्री, ठीक है ना, जिनमें नहीं है, और इनमें सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी जो कंट्री हैं ग्लोबली जो कि नहीं प्रोवाइड करते हैं गारंटेड पेड फैमिली लीव नेशनल लेवल पे, वो हैं सरीनाम, टोंगा, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पलाओ, पापुआ न्यू गिनी। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना? तो अब देखो, अगर हम इस पूरे टॉपिक को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक जो डिबेट चल रहा है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना? क्योंकि एक पेड मैटरनिटी लीव ना एक तरीके से जो एम्प्लॉयर है ना, उसके ऊपर एक बर्डन की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना? तो कोई क्लियर कंसेंसस नहीं है, ठीक है ना? तो जनरली इससे क्या होता है, वर्क प्लेस पे जहां महिलाएं काम करती होती है, वुमेन काम करती होती है, वहां उनके रिक्रूटमेंट में भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है ना? उनके रिक्रूटमेंट में भी, मैं यहाँ चैलेंज इश्यूज थोड़ा सा लिखता हूँ, अपने पास जगह की आज कमी है। तो एक तो उनके क्या है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है,
ठीक है ना, वर्क प्लेस पे। दूसरा, उनको प्रमोशन में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और इसके कारण ही मैंने बताया था, कभी डिस्कस किया था कोई आर्टिकल, तो मैंने बोला था बॉटल नेक का कॉन्सेप्ट, कि ठीक है ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, विमेन इंडक्ट हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये कंडीशन ऐसा आ जाता है कि टॉप पोजीशन पे ये बॉटल नेक का कंडीशन बन जाता है कि लिमिटेड लोग ही आगे आ पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है, और ये डिबेट चल रही है। दूसरा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे भी इसका इंपैक्ट दिखता है, ठीक है ना, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है पीएफएलएस की, जो अगर बात करते हैं पीएलएफएस 22-23 का जो आया था सर्वे, तो उसमें बताया कि इंडिया के अंदर जो लेबर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो ओनली 37% है, ठीक है ना। तो देखो विमेन कितना सिस्टमेटिक बैरियर जो है वो फेस कर रही है, उसको सीधा सीधा वो रिपोर्ट जो है वो सामने रख रहा है, ठीक है ना। और हम एम्प्लॉयर का एक बायस है, ठीक है ना, तो वो विमेन को वैसे भी बहुत कम रिलायबल कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। उनको लगता है, और ये एक तरीके से जो हायरिंग प्रैक्टिसेज है ना वो बहुत प्रेजुडाइज्ड है, ठीक है ना, और ये जो है ना रिफ्लेक्ट भी होते हैं। पर 2017 में ना जो अमेंडमेंट्स हुए ना उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ना वो बहुत कम है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये सारी जो हम प्रोविजन की बात कर रहे हैं ना, ये एप्लीकेबल कहाँ पे है, ये एप्लीकेबल है फॉर्मल सेक्टर में, और फॉर्मल सेक्टर के अंदर कितनी विमेन है, लेस देन 10%। तो मैक्सिमम विमेन तो काम ही इनफॉर्मल सेक्टर में करती है, जिनको ये बेनिफिट्स कभी मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। वो काम कहाँ कर रही है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, वो और कहाँ काम कर रही है, तो कंस्ट्रक्शन साइट्स के अलावा अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में काम कर रही है, होम मेड है। तो वहां पे आपके घरों में तो, या आप अपने घर में देख लो, हम अपने घरों में जो काम करने आती है जो दीदी, उनको कितनी छुट्टियां एक देते हैं, क्या हम उनको मैटरनिटी लीव को, क्या हम पेड मैटरनिटी लीव उनको देते हैं, नहीं देते, हम थोड़ा बहुत सामान वगैरह दे देते हैं, लेकिन क्या हम 26 वीक का या पहले 12 वीक की है 12 या 3 महीने का पेड लीव देते हैं, नहीं देते। तो एक्चुअली इसकी एप्लीकेबिलिटी ही बहुत लिमिटेड है। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, फिर अवेयरनेस में है भी तो कंप्लायंस नहीं है। जैसे मैंने क्रिच फैसिलिटी की बात बताई कि 50+ जहां पे विमेन है वहां पे एम्प्लॉयर को इंश्योर करना पड़ेगा, पर अपने को पता है इग्नोर किया जाता है इन चीजों को, ठीक है ना। अच्छा, इसके लीगल प्रोविजन भी ऐसे हैं, ठीक है ना, कि आप अब जो महिलाएं घर से काम कर रही है वो उनको कैसे आप इंश्योर करोगे, ठीक है ना। अब जैसे वर्क फ्रॉम होम जो है उसको तो परमिट किया जाता है पोस्ट मैटरनिटी, लेकिन इसकी एनफोर्समेंट तो एम्प्लॉयर के डिस्क्रिप्शन पे है, और दूसरा नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है। तो लीगल प्रोविजन ने तो कह दिया कि भाई पोस्ट, अगर आप देखोगे जो अपडेटेड है 2017 में, कि आप वर्क फ्रॉम होम भी इंश्योर करोगे पोस्ट डिलीवरी, मतलब पोस्ट अगर आप देख रहे हो तो पोस्ट मैटरनिटी जो है आप वर्क फ्रॉम होम को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, एम्प्लॉयर करेगा। पर क्या इतना आसान है, तो नहीं। तो एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है ना। और इसके अंदर हमें तो अब क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंदर सीधी सीधी बात है, अगर आप देखो तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ना 2023 में एक जजमेंट दिया था, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उसने क्या किया था, मैटरनिटी बेनिफिट को डिनाई कर दिया था। और किसको, ठीक है ना, एक रूलिंग थी दिल्ली हाई कोर्ट की, कि मतलब उसके रिस्पॉन्स में आया था कि जो एक शायद कॉन्ट्रेक्चुअल कोई टीचर थे, ठीक है ना, और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थी और उनको मैटरनिटी लीव नहीं दिया गया था, ठीक है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उनको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को टर्मिनेट भी कर दिया गया था इनफैक्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी कि ये तो इनह्यूमन भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसकी तो बात छोड़ो, ठीक है ना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसकी भी बात छोड़ो, लेकिन अपने आप में ये अमानवीय है, ठीक है ना। मतलब हम ह्यूमैनिटी के नाम पे ये तो मतलब इनह्यूमन एक्टिविटी हम कर गए, ठीक है ना। तो इस तरीके की बात हो रही है। दूसरी बात, जॉब्स के कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन है, वहां पे आपके पास जो है प्राइवेट सेक्टर जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हो गए, और बीच में फिर एम्प्लॉयर है। तो अब इसके बीच में क्या है, एक मिडल मैन है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, हम पैटर्निटी लीव की भी बात नहीं करते, तो पिता की भी तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसके ऊपर कोई हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली लीव लॉ नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्निटी लॉ नहीं है, ठीक है ना। फादर्स दे आर जनरली डिनाइड पैटर्निटी लीव, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को हमने क्या किया है, एक तरीके से सामने रख रखा है कि भाई मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। ये लॉ उस टाइम पे बन रहे थे जब सोसाइटी थोड़ी सी पैट्रियार्क, थोड़ी क्या मतलब मोरलेस पैट्रियार्कल माइंडसेट से ही चलती थी, ठीक है ना। सो अगर आप इसको कंक्लूजन में देखो तो ये मैटरनिटी बेनिफिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ लेबर इशू नहीं है, ये राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू इक्वालिटी, इन सब की बात है, ठीक है ना। तो हमें इसे इम्प्लीमेंट कराना है लीव पॉलिसी को, एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली लीव जो है लीव लॉ होना चाहिए, और ठीक है ना, और लॉ होने के साथ साथ उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये पहला आर्टिकल था जीएस 2 से रिलेटेड जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये पाकिस्तान को अभी अगर आप देखो तो पाकिस्तान ना नॉन परमानेंट मेंबर है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है ना। अब
इसके पास ना एक्चुअली क्या हुआ है, पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट हुई है दो पोस्ट पे, ठीक है ना, दो इंपॉर्टेंट जो है चेयर पे पाकिस्तान को डेजिग्नेट किया गया है। तो पहली जो चेयर है ना, उस चेयर का जो नाम है वो उसको वो चेयरमैन बना है एक का, और एक चेयर का बना है वाइस चेयरमैन एक पोस्ट का, ठीक है ना। और दो ये किन चीजों का, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो यूएन की प्रोमिनेंट बॉडी है, उसकी दो कमिटीज है, ठीक है ना, दो कमिटीज है। उन कमिटीज का, एक तालिबान सैंक्शन कमेटी, एक काउंटर टेररिज्म कमेटी। तालिबान सैंक्शन कमेटी जो है उसका चेयरमैन बना है, ठीक है ना। तो और दूसरी जो कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसका वाइस चेयरमैन है। तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन, एक तो यूएनएससी का अभी ये नॉन परमानेंट मेंबर है। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसकी अगर आप बात करो तो इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। ये 10 जो नॉन परमानेंट है ये 2 साल के लिए होते हैं और रोटेशनल बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी पाकिस्तान 2024 में, ठीक है ना, इसके नॉन परमानेंट मेंबरशिप स्टार्ट हुई थी और कंक्लूड होगा ये 31 दिसंबर इस साल के अंत में, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान का 8th टर्म है, पाकिस्तान 8 बार बन चुका है नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है ना। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक्चुअली मैंडेट बहुत बड़ा होता है, ये बहुत सारे मैटर को एड्रेस करती है, पीस का, किस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाना है, कहाँ पे ऑथराइज करना है मिलिट्री एक्शंस को, ठीक है ना। तो पाकिस्तान जो है ना, उसके पास दो प्रेसिडेंसी गई है, जैसा मैंने बताया। एक तो वो हेड करेगा, सबसे पहले ये जो दो कमिटीज है ना, इसमें मैं पहली कमेटी का नाम लिखता हूँ, तालिबान तालिबान सैंक्शन कमेटी, तालिबान सैंक्शन कमेटी, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जो तालिबान सेक्शन सैंक्शन कमेटी है ना, ये रेजोल्यूशन 1988 के थ्रू बना है, ठीक है ना। इसको एस्टैब्लिश किया गया है अंडर अंडर रेजोल्यूशन 1988, ठीक है ना। तो इस कमेटी का वो चेयरमैन है, तो यहाँ पे तो वो चेयरमैन हो गया पहली कमेटी का, ठीक है ना। और दूसरी कमेटी का वो वाइस चेयरमैन बना है, और वो दूसरी कमेटी क्या है, काउंटर टेररिज्म, ठीक है ना। तो दूसरी कमेटी का नाम है काउंटर टेररिज्म कमेटी, ठीक है ना। और जो टेररिज्म कमेटी है, इसको रेजोल्यूशन 1373 जो है ना, इसके अंडर जो है स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना। अब देखो पाकिस्तान जो है ना, अगर आप देखो तो कई सारे वर्किंग ग्रुप में भी है साथ में। और सबसे बड़ी बात, जुलाई 2025 में नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान जो है वो प्रिजाइड करेगा, किसको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो है वो प्रिजाइड करेगा जुलाई 2025 में, क्लियर। अब अगर आप बैकग्राउंड अगर इसके समझो, तो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं तालिबान और टेरर कमेटी का, तो ये जो तालिबान के ऊपर जो सैंक्शन लगाना है, ये तालिबान सैंक्शन कमेटी 19 रेजोल्यूशन 1988, ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कब, 2011 में, ताकि तालिबान के ऊपर जो है वो सैंक्शन जो है उसके ऊपर जो मॉनिटर किया जा सके, जो कि सैंक्शन जो है तालिबान के ऊपर लगा था, उसको मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। और दूसरा ये काउंटर टेररिज्म कमेटी बनाई गई थी, ये 2001 में 9/11 हुआ था, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के ऊपर जो है अलकायदा का अटैक हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने किया था अटैक जब। तो उस समय ये काउंटर टेररिज्म जो है कमेटी बनी थी रेजोल्यूशन 1373 के अंडर, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसने मैंडेट, अब ये रेजोल्यूशन एक्चुअली मैंडेट क्या करता है, कि क्या क्या ग्लोबल स्टेप्स जो है वो लिए जाएंगे, ताकि काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, जो एफर्ट्स हैं उसको लिया जा सके, जितने यूएन मेंबर हैं वो सारे मिलके। तो अब सोचो, तालिबान का चेयर, तालिबान पे जो सैंक्शन है उसको इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के साथ है, और इसी तालिबान को जो है अपने को भी पता है, ठीक है ना, कि पाकिस्तान ही इनके सारे इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। दूसरा, टेररिज्म एक्टिविटी का कितनी बड़ी आयरनी है कि पाकिस्तान खुद टेररिज्म का गढ़ है, और काउंटर टेररिज्म स्क्वाड, जिसको काउंटर टेररिज्म कमेटी कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको चेयर करेगा, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना, हम बात क्यों कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब चेयरमैन की पोस्ट आपके पास होती है ना, या प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट होती है, तो आप इन्फ्लुएंस करते हो एजेंडा और टोन, ठीक है ना। बहुत सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस होता है कि क्या डिस्कशन का एजेंडा होगा, क्या टोन होगा, तब, ठीक है ना, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर। तो वो अपने जो नेशनल नैरेटिव्स है ना, और अपने प्रायोरिटीज हैं, उसको वो अलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस यही हो गया कि इन्फ्लुएंसिंग एजेंडा एंड टोन, ठीक है ना। और वो नैरेटिव बिल्डिंग जो है उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे, नैरेटिव और प्रायोरिटाइज जो है अपनी प्रायोरिटीज है उसको शेप करेंगे अपने नेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दूसरी बात, उनके पास थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लिवरेजेज होगा, ठीक है ना, जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जाहिर सी बात है कन्विंस करेंगे, तो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो उसको यूज करेंगे, ठीक है ना, अपने डिप्लोमेटिक लिवरेज को, ठीक है ना। अब डायरेक्ट मिलिट्री पावर को यूज करने से बढ़िया है पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा इन पोजीशन को, ताकि वो नैरेटिव को बिल्ड कर सके, डिस्कशन इस तरीके से लाइन करेगा कि अपने फॉरेन पॉलिसी को, जो पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट को सूट करे, वो फॉरेन पॉलिसी जो है, उस फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिल कर सके, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि भाई तो फिर ठीक है, सारी चीजें ठीक है, इंडिया का क्या कंसर्न है।
तो इंडिया का सिंपल कंसर्न है कि इंडिया काम कर रहा है पाकिस्तान का जो जो इन्वॉल्वमेंट है टेरर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में, उसको इंडिया को क्या करना है, इंडिया को एक्सपोज करना है। तो इंडिया का कंसर्न है कि जब पाकिस्तान सारी नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और उसके पास ये दो इंपॉर्टेंट चेयर है, तो अब उस पाकिस्तान के एजेंडा और उसके टोन के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेगी, तो इंडिया को एक्सपोज कैसे करेगा? ठीक है ना, आज दिन तक जो हम ये काम कर रहे थे एक्टिवली, हम इन्वॉल्व थे पाकिस्तान को एक्सपोज करने के, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा, जिस तरीके से हमने क्या किया, हमने इस कंसर्न को रेज करने के लिए इंडिया ने डेलीगेशंस भेजे। अभी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल कैपिटल में यूएस हो गया, यूके हो गया, ब्राजील हो गया, यूनाइटेड हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है ना। और हमने जानबूझ के पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर रखा था, ठीक है ना, इस सारे एफर्ट से। दूसरी बात, आप अगर देखोगे तो इंडिया ने अपना डिससेटिस्फैक्शन भी पहलगाम, पोस्ट पहलगाम में जो यूनाइटेड नेशंस या जो कंट्रीज थे ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट जो आई थी पहलगाम अटैक में, उसने जो निंदा की थी ना, जो कंडेमनेशन था ना, वो बहुत डाइल्यूटेड था, ठीक है ना। मतलब जो पहले की कंडेमनेशन थी, जो इंडिया पे टेरर अटैक होता था, तो उसकी जो निंदा हुई थी, इस बार जो निंदा हुई है ना, वो बहुत डाइल्यूटेड थी, मतलब बहुत, मतलब सिंपल शब्दों में बहुत आराम, मतलब डाइल्यूट करके बोला गया था, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है ना पोटेंशियली बैकिंग है, जैसे उसके अलाई जो है चाइना, और उसके कारण जो है ना उन्हें सॉफ्ट वर्ड का यूज किया गया, ठीक है ना। तो एक तरीके से इंडिया ने अपना जो है डिसेंट जो है वो भी शो किया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो इशू चल रहा है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो डिस्कशन है ना इंडिया पाक क्वेश्चन का, 2019 में जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो रहा था, उस टाइम के बाद पहली बार एक क्लोज डोर कंसल्टेशन हुई है इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन पे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली हेल्ड अ क्लोज डोर कंसल्टेशन ऑन इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। तो ये पहली बार ऐसा है कि फॉर्मली जो है 2019 कि चाइना ने रिक्वेस्ट किया था जब 2019 में क्लोज डोर डिस्कशन के लिए, ठीक है ना। तो अब कहा जा रहा है कि ये जो क्लोज डोर डिस्कशन है, इसको मतलब रिपोर्टेडली ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि बात करने के लिए, जबकि ऐसा कभी क्लोज डोर इतनी आसानी से होता नहीं है। तो अगर आप देखो तो हमने जिस तरीके से अपने जो डेलीगेशंस भेजे, पाकिस्तान ने भी ग्लोबल आउटरीच की पूरी कोशिश की, उसने भी यूएन जो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क हो गया, वॉशिंगटन डीसी हो गया, मॉस्को, ब्रसल्स, ठीक है ना, लंदन, इन सारी जगह पे उनके भी जो हाई लेवल डेलीगेशन है वो वहां गए, ठीक है ना। और उसमें सारे सारे पाकिस्तान के नैरेटिव को, जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, डिप्लोमेटिक इश्यूज है, उसको प्लेस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो इंडस वाटर ट्रीटी के रिवाइवल के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इमीडिएट रिजम्पशन हो जाए इंडस वाटर ट्रीटी का, ठीक है ना। पर इंडिया काउंटर नैरेटिव भी दे रहा है। इंडिया कह रहा है कि एक तो ना, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप तो फंड का मिसयूज कर रहे हो। तो इंडिया तो एक फंड के मिसयूज की बात कर रहा है, किस सेंस में कि आपने अपने अपन ने थोड़े दिन पहले देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना हाफिज सईद की फैमिली, ठीक है ना, हाफिज सईद जो है, जो कि सैंक्शन अगर आप देखो तो ये टेररिस्ट है, ठीक है ना। तो हाफिज सईद की फैमिली जो है ना, इसका भाई वो मर गया था। तो उसकी आखिरी जो अंतिम यात्रा होती है ना, वहां पाकिस्तान के जो डिफेंस के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे ना, ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो सारे वहां पे थे। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, और इंडिया ने सबको दिखाया, जयशंकर ने वो फोटो पूरी दुनिया के सामने दिखाई। पर उसी के थोड़े दिन बाद वर्ल्ड बैंक से भी, आईएमएफ से भी पाकिस्तान को फंड किया गया, ठीक है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया पाकिस्तान को। तो इंडिया का सिंपल एलिगेशन है कि इसको मिसयूज किया जा रहा है, जो इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट, उसके लिए, ठीक है ना। तो इंडिया कह रहा है कि आप एक काम करो, पाकिस्तान को ना किसी तरीके से जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, एफएटीएफ, इसके ग्रे लिस्ट में डालो, ठीक है ना। इसके ग्रे लिस्ट में, ये पहले 2022 में तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, तो उसकी फंडिंग काफी चिप थी, इतनी आसानी से फंडिंग नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलती है अगर कोई कंट्री को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो। ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। सो पाकिस्तान वाज रिसेंटली रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, दैट टू इन ईयर 2022। लेकिन इंडिया ने वापस अपने कंसर्न रेज किए हैं, ठीक है ना। तो अब इंडिया के लिए बेसिकली चैलेंजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। क्यों? इसमें एक एंगल और है। वो एंगल क्या है कि अभी रिसेंटली देखने को मिला है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, एपीसी ट्रायंगल, ठीक है ना। अब चाइना जो है ना, उसने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक टाई जो खराब हो गए थे उसको सही किया, एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई तीनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्ट्री की। चाइना अपने आप को जो है अफगानिस्तान में भी बहुत अच्छे से जो है ना अब अलाइन कर रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। और तालिबान भी बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो तालिबान भी बैलेंस कर रहा है अपना रिलेशन दोनों के साथ, ठीक है ना। लेकिन इंडिया के लिए ये जो रीजनल डिप्लोमेसी है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके उसको अगर ध्यान दे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है ना। तो चाइना पाकिस्तान की एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही है ना, ये चाइना पाकिस्तान जो कोऑर्डिनेशन है ना, इसके इफेक्ट्स हमें देखेंगे, क्योंकि ये नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, इंडिया को लगातार जो है ना ब्लेम कर रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में जो बलोच इंसर्जेंट है उसको इंडिया की बैकिंग है, ठीक है ना। और
इंडिया में जो अपनी बिड एक इंडिया रखता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए, और इंडिया को जो है, इंडिया डिजर्व करता है परमानेंट मेंबर की जो पोस्ट है उसकी, उस सीट को। तो परमानेंट मेंबर की सीट को भी जो है चाइना जो है पाकिस्तान के साथ मिलके ये वहां पे हमारी जो बिड है उसको भी एक तरीके से स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इंडिया के लिए बेसिकली ये सारे जो हैं प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब इंडिया को क्या करना है, तो अगर अब देखो, एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के ये सारे जो कमिटी है उसके होने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है ना कि आज के टाइम पे अगर आप देखो ना, तो नैरेटिव जो है ना वो रियल बैटलफील्ड है। ठीक है ना? तो वो क्या कर रहे हो, नैरेटिव को अब कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना? इंडिया के यूनेसिक बिड को जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? हमारे वीटो पावर को भी खराब कर रहे हैं। ठीक है? तो अब अच्छा, दूसरी बात, अब मैंने बताया जुलाई 2025 में वो प्रिजाइड भी करेगा। ठीक है ना? तो ये भी इंडिया के लिए वो क्या करेगा, वो एजेंडा सेट करेगा, मीटिंग को जो है वो सारी कन्वीन वही करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहली बात, ठीक है ना, हमें एग्रेसिवली अपने आप को पुश करना है, ग्लोबल नैरेटिव सेट करना है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन हमने करने के बाद हमें अपने को डिप्लोमेटिक, एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक आउटरीच दिखानी है। ठीक है ना? टेरर फंडिंग को एक्सपोज करना है पाकिस्तान के। हमें कोशिश करनी है कि किसी तरीके से एफएटीएफ स्क्रूटिनी दोबारा हो, और जो एफएटीएफ के लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को वापस रखा जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि जो मल्टीलेटरल फोरम है उसका प्रेशर पाकिस्तान पे, जैसे G7 हो गया, क्वाड हो गया, ये मेंटेन करें कांस्टेंट प्रेशर पाकिस्तान पे, अलग अलग फोरम जहां यूएन हो गया, G7 हो गया, ये सारे लोग। ठीक है ना? और हमें एक एग्रेसिव जो है ना काउंटर नैरेटिव जो है वो बिल्ड करना होगा, क्योंकि हर एक फोरम पे, क्लियर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में सिर्फ, अगर आप देखो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उनका इंपैक्ट है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि पाकिस्तान अभी प्रिजाइड करने वाला है, तो हमें इसके स्ट्रॉन्ग रिबटल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल था सेकंड। ठीक है ना? अब एक आर्टिकल और है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब देखो, इंडिया के अंदर हम जानते हैं अभी थोड़े दिन पहले आईपीएल का फाइनल कंक्लूड हुआ, और बेंगलुरु में जो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वहां पे सेलिब्रेटरी इवेंट था, और वो सडनली डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? 11 फैन जो है उनकी लाइफ चली गई, कईयों को इंजरी आई। ठीक है? तो अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर ना एक कल्चरल एफिनिटी है गैदरिंग का। ठीक है ना? ये खूब गैदरिंग हुआ करती है। ठीक है ना? तो ये GS3 से आप ये आर्टिकल जो है वो एसोसिएट कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है GS3 में, वहां पे ये क्राउड मैनेजमेंट का आप आर्टिकल रख सकते हो, इस आर्टिकल को वहां पे प्लेस कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर अगर आप देखो, तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर ये लैंड ऑफ क्राउड्स है। मेला, रैली, मैचेस, ठीक है ना, कुंभ मेला लगता है वैष्णो देवी में। ठीक है ना? पॉलिटिकल रैलीज होती है, क्रिकेट मैचेस हो गए, फेस्टिवल हो गए। तो इसके साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर स्टाम्पेड, ट्रेजेडीज, ये भी साथ साथ आती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, क्राउड में कलेक्टिव सेलिब्रेशन होता है, पर क्राउड मैनेजमेंट हमारा पुअर है, तो इसके कारण डेथ होती है, इंजरी आती है, स्टैम्पेड्स होते हैं। अभी रिसेंटली 2022 में वैष्णो देवी में स्टैम्पेड हुआ था। ठीक है ना? रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ, कुंभ में अभी हमने देखा। तो एक्चुअली क्या चले, हमारे पास दिक्कत है कि हमने, बार बार मैं कहता हूं कि हम रिएक्टिव हैं, हम प्रिवेंटिव नहीं है। ठीक है ना? हम इंसिडेंट जब हो जाता है ना तब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रादर देन इम्प्लीमेंटिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट रिस्क। तो हम क्या करते हैं, हमारी पूरी फोकस होती है कि एक बार हो जाए फिर देखते हैं। पर अब समझने की क्या बात है, अब देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो बात इसमें ध्यान देनी है ना, कि आज के टाइम पे जो इशू है ना वो चेंजिंग नेचर ऑफ क्राउड्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया में क्राउड का नेचर ही बदल गया है। ठीक है ना? अब क्या हो गया है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डिजिटल मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है ना? पहले क्या होता था, डिजिटल मोबिलाइजेशन नहीं होता था, पहले आने में लोगों को टाइम लगता था। ठीक है ना? प्लान इवेंट्स होते थे, फेस्टिवल है, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल रैलीज है, तो सब प्लान किया जाता था। अब सोशल मीडिया ड्राइव्स है, तो स्पॉन्टेनियस गैदरिंग यूं होती है, फ्लैश मॉब्स आते हैं, प्रोटेस्ट होने लग जाता है, सेलिब्रेशन होता है, इलेक्शन की है तो विक्ट्री, इलेक्शन विक्ट्रीज को सेलिब्रेट किया जाता है, या कोई भी सेलिब्रिटी अगर कुछ जीत गया तो आप देखते हो तो सेलिब्रिटी को जो इवेंट्स है उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब आईपीएल एक तरीके का मैच ही था, और वो मैच फाइनल कंप्लीट जो है वो कंक्लूड हुआ, फाइनल खत्म होने के बाद आरसीबी की टीम जीत गई, और बैंगलोर में पूरा बारिश हो रहा है, और पूरे बैंगलोर में भीड़ भीड़। ठीक है ना? तो दूसरी बात, जो डिजिटल मोबिलाइजेशन है, अब एक ने बोल दिया कि भाई आरसीबी की जो बस है वो निकलेगी और हम सब वहां चलेंगे, और अपने जो है, जो उनके जो फेवरेट प्लेयर हैं, फेवरेट प्लेयर्स को हम एक ग्रीट करेंगे, जो भी करना है, ठीक है ना, हम सेलिब्रेट करेंगे। तो डिजिटल मोबिलाइजेशन के कारण ना स्पॉन्टेनियस भीड़ आती है, और ये जो भीड़ है ना, इसका जो नेचर है ना, ये काफी अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ये डिसेंट्रलाइज है, ना तो इनका कोई लीडर है, ना इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ना कोई मतलब रियल जो है ना, ये रियल टाइम मोबिलाइजेशन है। तो आप रेगुलेट कैसे करोगे, ये एकदम से आते हैं। ठीक है ना? तो अगर अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं तो आप उसको पहले से तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो जिसको प्रिडिक्ट नहीं करेंगे उसको रेगुलेट कैसे करेंगे? सो बेसिकली दे आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट।
ठीक है ना। और जो सर्जेस है ना वो एकदम अनप्लैंड होते हैं, एकदम से, मतलब ऐसे एरिया में कई बार क्राउड जो है एकदम से आ जाती है, अपेयर होते हैं, जो खास करके जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, दोज एरियाज विच सिंपली लैक्स क्राउड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दस सिंपली लीड्स टू केओस, और वहां पे केओस क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अगर आप देखो तो फ्लूडिटी है, जो नए एज के क्राउड है ना, इसमें कोई हायरार्की मतलब है ही नहीं, हाईली मोबाइल है, रैपिडली कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं से कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमने एक तो अनप्रिडिक्टेबल देखा, तीसरा पॉइंट हमारे मैंने बताया कि अनप्लैंड सर्ज होता है, अनप्लैंड सर्जेस, ठीक है ना। और एक पॉइंट अपन और मेंशन कर सकते हैं जो मैंने बताया, फ्लूइडिटी, ठीक है ना, हाईली मोबाइल, रैपिडली फ्लूइडिटी, कहीं भी जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इनके पर्पस भी अलग अलग है, सो डाइवर्स पर्पस, ये इतने जो है ना, ये नेचर जो क्राउड्स का है, ये इस तरीके से चेंज हो गया है, इनके पर ये हर कुछ ही सेलिब्रेट करने आ जाते हैं, और हर कुछ का मतलब होता है सेलिब्रेशन से लेके प्रोटेस्ट तक, वायरल ट्रेंड्स तक, कई बार तो फ्लैश डांसेस के लिए भी भीड़ लग जाती है, कैंडल मार्चेस के लिए भी भीड़ लग जाती है, ठीक है ना। तो अब सवाल उठता है कि क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम अगला एस्पेक्ट अगर डिस्कस करें, तो चैलेंजेस क्या, हम इंडिया स्पेसिफिक बात अगर कर रहे हैं, तो ध्यान ये हमेशा ये रखना है कि अब क्राउड मैनेजमेंट इंडिया स्पेसिफिक होकर भी हम बात कर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास इनइफेक्टिव टूल्स हैं, ठीक है ना। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे जो टूल्स हैं, जो हमारे पास जो चीजें हैं, वो इनइफेक्टिव है। अब इनइफेक्टिव टूल्स का मतलब होता है कि हमारी जो पुलिसिंग है, जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग टूल्स हैं, बैरिकेड्स, अनाउंसमेंट, स्टैटिक डिप्लॉयमेंट, ये आज की डेट में सिंपली इनइफेक्टिव है, ठीक है ना। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन लॉग जो है, उसको अगर आप देखो, तो इतने बड़े ना तो जो गैदरिंग आने का कुछ पता है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स होगा, ना हमारे उसके पास पता है, कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कोई रियल टाइम, जैसे मान के चलो कब एस्केलेट होगी, कब भीड़ ज्यादा आएगी, इसका कैसे कोऑर्डिनेट करना है, सर्विलांस कैसे करना है, ये भी नहीं है। और हम ट्रेडिशनल मेथड पे, हमारी लिमिटेशंस ये है कि हम ट्रेडिशनल मेथड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे लाठी चार्ज कर दिया, भीड़ से सोचा तो लाठी से रोक लेंगे, बैरिकेड्स लगा दिया, मैनुअल क्राउड कंट्रोल कर दिया, ये सारे के सारे बेसिकली रिएक्टिव हैं। और मैंने बताया ना कि ये फ्लूइड और स्पॉन्टेनियस क्राउड के लिए डिजाइन ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ब्रेवरी जो है ना, इसमें इशू नहीं है कि हमें ताकत दिखानी है, इशू इसमें ये है कि जो टूल्स और प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं, दे आर सिंपली आउटडेटेड, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जो पॉलिसी और प्लानिंग है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इवॉल्व नहीं हुई है। जो क्राउड, जिस तरीके से क्राउड का बिहेवियर चेंज किया है ना, उस तरीके से हमने पॉलिसिंग और जो पॉलिसी मेकिंग है और प्लानिंग है, इसको हमने इवॉल्व नहीं किया है। कोई एसओपी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि क्राउड को कैसे मैनेज करना है, इतनी क्राउड आएगी तो क्या करना है, क्राउड को इवैक्यूएट कैसे करना है, अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो कंट्रोल कैसे करना है, कुछ नहीं। जैसे जैसे जिसके जो मर्जी आ रहा है अपने करेंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिव होता है ना, वो एडॉक होते हैं, टेम्परेरी बेस, और सबसे बड़ी बात, इवेंट स्पेसिफिक होते हैं कि एक इवेंट, इस इवेंट में ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं, किसी में कैसे, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2013 का कुंभ मेला, 2013 का कुंभ मेला ना, ये बहुत रेयर एग्जांपल है इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट का। इसमें जीआईएस मैपिंग को यूज किया गया था, सर्वेलेंस ड्रोन्स को यूज किया गया था, ट्रैफिक रीराउट किया गया था, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन जो एजेंसीज थी वो भी देखने को मिले थे। पर इसमें भी एक मिसहैपनिंग हुई थी, और इसमें क्या हुआ था कि ट्रेन की अनाउंसमेंट जो है वो गलत हो गई थी, ठीक है ना। ट्रेन की अनाउंसमेंट जो है वो गलत हो गई थी, और वहां पे भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पे। बाकी कुंभ में एकदम परफेक्ट, इसको जो इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट का ये एग्जांपल है। तो ये बताता है कि अगर मॉडर्न टूल हो आपके पास, सो सिंपली मॉडर्न टूल्स, एडवांस प्लानिंग जो अगर आप कर रहे हो, दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से क्राउड को हैंडल कर ले जाओगे, ठीक है ना। पर ऐसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है ना, इसको हम रेप्लिकेट करते ही नहीं है कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले अगर आप देखो, तो हमें एक जो नीड है ना, वो नीड किसकी है, नेशनल क्राउड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की, कि एक पूरे देश में ना एक क्राउड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रीक्वेंट मास गैदरिंग होती है इंडिया के अंदर, मेला, यात्रा, रैली, प्रोटेस्ट, कुछ भी, ठीक है ना। पर हम देखते हैं हमेशा फेलियर कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, सिस्टमेटिक फेलियर है क्राउड मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस में। और मैंने बताया कि रिएक्टिव और मतलब अनयूनिफाइड रिस्पॉन्स है, कहीं भी जिसकी जो मर्जी है, कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, हम जैसे मर्जी वैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हमें क्या चाहिए, हमें एक एनसीएमएफ चाहिए, नेशनल क्राउड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसमें सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करेंगे, ठीक है ना। और तीनों लेवल पे, कि अगर हम देखें तो लोकल लेवल पे क्या रिस्क है, ठीक है ना, एक क्राउड साइज कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, डेमोग्राफी क्या होगी, मतलब एज डिस्ट्रीब्यूशन, किस एज के लोग आ रहे हैं, इवेंट नेचर क्या है, पॉलिटिकल है, स्पॉन्टेनियस है, रिलीजियस है, कोई हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, पीक आवर्स क्या है, ठीक है ना। तो टेम्पोरल फैक्टर्स को भी, स्पेशल टेम्पोरल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, पीक आवर्स में है या नाइट टाइम में हो रहा है, तो इससे क्या है, एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम जो है तैयार होगा,
ठीक है ना। और उसमें हम लोकल लेवल रिस्क को असेस करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल अलर्ट करेंगे, नेशनल लेवल प्रिपेयर्डनेस, तो 3 टियर में हम ये काम एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी बात, तो रिस्क असेसमेंट हो गया पहली बात। दूसरा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए एग्जिट स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। एग्जिट स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, प्लानिंग। एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या होता है, अगर आप इसको समझो ध्यान से, तो आपको सेफ और टाइमली डिस्पर्सल जो है ना वो उतना ही क्रूशियल है जितना एंट्री क्रूशियल है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मल्टीपल एग्जिट रूट्स होने चाहिए। दूसरी बात, वो जो एग्जिट रूट्स हैं उनको क्लियरली मार्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइमिंग जो है वो अलग अलग होनी चाहिए डिस्पर्सल के, एक ही जगह भीड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इमरजेंसी एविक्यूएशन ड्रिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी प्रोटोकॉल का पार्ट है। तीसरी बात, अगर आप देखो तो एजेंसी मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, तो ये भी हमें चाहिए। रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, अब पुलिस फोर्स है, ठीक है ना, हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है ना, फायर इमरजेंसी टीम्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, म्युनिसिपल बॉडीज हैं जहाँ लाइटिंग वाटर सप्लाई ये सब के सैनिटेशन इनके लिए, तो इन सब का आपस में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है ना। और हम क्या करें, सबसे एक फ्रेमवर्क में एक और चीज ऐड कर सकते हैं जिसको बोला जाता है प्री डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट, चेकलिस्ट, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट बनाओ जो ग्राउंड टीम के पास होनी चाहिए, जिसमें रूट मैपिंग हो, बैरिकेड के कहाँ सेटअप लगाने हैं, कहाँ पे सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन चैनल कैसे होगा, कौन सा पर्सोनल किस तरीके से ब्रीफ करेगा, फर्स्ट एड पॉइंट्स कहाँ है, डिजास्टर रिस्पॉन्स अगर हो गया तो कैसे काम करना है, ठीक है ना। तो हमें जो जिन चीजों की जरूरत है उसमें एक जो है ना इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं JOC, ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर्स। यहाँ से जो चीज निकल के आती है उसको बोलते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन। ये बेसिकली सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम्स होते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर। पुलिस, फायर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, सिविक बॉडी, इंटेलिजेंस सब साथ में बैठे होते हैं, सबके ऑफिसर, और सीमलेस कोऑर्डिनेशन होता है। अब पुलिस को अगर फायर डिपार्टमेंट की जरूरत है उस समय किसी एक एरिया में, तो पुलिस इंश्योर पैसेज देगी, पुलिस इंश्योर करेगी एकदम सेफ पैसेज कि फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी या एम्बुलेंस हेल्थ को जाना है तो वहां जाए, ठीक है ना। सिविक बॉडीज को वहां पहुंचाना है तो उसके लिए इंटेलिजेंस वाले सब आपस में साथ में बैठे हैं और प्रॉपरली सीमलेस कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होगा जो अकाउंटेबिलिटी को भी जो है इंश्योर करेगा। और सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजन जो होती है ना वो नहीं होगा, तो कोऑर्डिनेटेड डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को इंश्योर किया जाएगा। जो रिस्पॉन्स टाइम है कि क्या करें क्या नहीं करें, ये डिस्कशन वहीं पे खत्म हो जाएगी। डायनेमिक सिचुएशन कभी भी होगा तो सब मेडिकल इमरजेंसी से लेके क्राउड सर सब एक साथ जो है वो सब मिलके आराम से टैकल कर लेंगे। तो सारी जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोलैबोरेशन है उनके पास एक्चुअली क्या होगा, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके पास भी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है उनकी इंप्रूव होगी, और वो एक बहुत अच्छे तरीके से जो उनका ऑपरेशनल रिस्पॉन्स होगा उसमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। अब हमें 26/11 से भी सीखना चाहिए। 26/11 में कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेशन हब ही नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था क्या करना है। इसके कारण 26 जब ताज पे अटैक हुआ था तो उसमें बहुत डिले हुई थी, बहुत मतलब कंफ्यूजन था कि कौन कमांड कर रहा है, कंट्रोल सेंटर कुछ था ही नहीं अपने पास, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, ठीक है ना। सो सिंपल सी बात है कि आज के एरा में जितना टेक एनेबल्ड क्राउड है, वो पुराने रिएक्टिव सिस्टम ना दे आर सिंपली इनएडिक्वेट, ठीक है ना। सो JOC सिंपली एनेबल रैपिड मोबिलाइजेशन, लाइव मॉनिटरिंग एंड क्विक क्राइसिस कंटेनमेंट, ठीक है ना, जिसके कारण कैजुअलिटीज होती है वो और केओस क्रिएट होता है वो कम से कम मिनिमाइज हो। सो बेसिकली सिंपल हमारे पास क्या है, एक तो हम रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, सेफ्टी रूटीन बना सकते हैं, प्रिवेंशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक ड्रिल करें, डिप्लॉयमेंट प्रोटेक्ट प्रोटोकॉल्स जो है जिसमें खास करके पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात जिसको हम अक्सर जो है ना इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना, क्या, वो एक जो है जो हम अपने जो एरिया जहां पे अगर आप देखो ना इसको बिल्ट इन सेफ्टी बोलते हैं, जैसे स्टेडियम हो गया, पिलग्रिमेज साइट्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए, इसको हम ऐसे डिजाइन करें ना जहाँ क्लियर एग्जिट रूट्स हो। हमें उनकी कैपेसिटी लिमिट भी ध्यान रखनी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करनी है, और वहां पे मेडिकल जोन होने चाहिए, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर सकते हैं आज के टाइम पे। हीट मैप जो है, AI जनरेटेड हीट मैप जो है वो ट्रैक करेगा क्राउड का फ्लो। दूसरी बात, एक और मैं अगर आपको बात बताऊं तो अलर्ट सिस्टम हो, ठीक है ना, प्रॉपर SOP बने हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला है ना कि क्लियर मार्क्स होने चाहिए कि कहाँ पे जो साइन बोर्ड्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होता क्या है, जनरली भीड़ जब चलती है ना, सपोज इस रास्ते पे अगर भीड़ चल रही है और यहाँ से आगे जाना है और सारी भीड़ इधर जा रही है, ठीक है ना, तो अब होता क्या है कि यहाँ पे जाने के बाद ना भीड़ पीछे से आ रही है और यहाँ पे जाके रुक जाते हैं सब, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता लेफ्ट है एक रास्ता राइट है। तो अब वो उनको कुछ साइन बोर्ड तो क्लियर दिखता नहीं है कि किधर जाना है ना किधर नहीं जाना, तो वो क्या करते हैं यहाँ खड़े होके तब तक भीड़ पीछे से और ज्यादा
पुश करने लग जाती है और वो एकदम से ना एक यहाँ पे केओस का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। पर अगर क्लियर साइन बोर्ड हो तो आधे जिसको जिसको बाहर निकलना है वो इधर चले जाएँ, जिसको दर्शन करना है वो इधर चले जाएँ, या कोई भी जो एक्टिविटी जहाँ पे भी जिसको अपनी लोकेशन पे जाना है, जिनको वैसे जाना है वो सीधे चले जाएँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्राउड है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन भी उनका बहुत प्रॉपर्ली होगा। ठीक है? तो ये पूरा जो है आर्टिकल था जिसको हमने डिस्कस किया। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आज के टाइम पे अगर आपको मैनेज करना है इस तरीके स्पॉन्टेनियस हाई डेंसिटी गैदरिंग, तो इंडिया को ट्रेडिशनल विजिलेंस को अपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है ना? फ्यूचर रेडी क्राउड सेफ्टी स्ट्रेटजी विल सिंपली डिपेंड ऑन रियल टाइम इंटेलिजेंस, एआई पावर्ड इनसाइट्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट। ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने आर्टिकल को कंक्लूड कर सकते हैं, अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसमें हम कुछ और टॉपिक